हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। प्रीवियस वीडियो से हम लोगों ने कंक्रीट शुरू कर दिया है। कंक्रीट का इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका है कि कंक्रीट होता क्या है, उसमें वाटर सीमेंट रेशियो से क्या उस पर असर पड़ता है और बाकी चीज़ें, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर और बाइंडिंग मटेरियल मिला के उसकी क्लासिफिकेशन कंक्रीट की हमने कर ली है। तो आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट कैसे करते हैं, तो देखिए स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं बैचिंग। बैचिंग मतलब क्या? बैचिंग मतलब है कि अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल्स को, जो रॉ मटेरियल्स हैं, दैट इज सीमेंट। सीमेंट मैं नहीं, वर्ड सीमेंट इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि कई भी चीज़ हो सकती है। बाइंडिंग मटेरियल, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, इनको प्रॉपर प्रोपोर्शन में लेने के बाद जो मिक्स बनाते हैं, दैट इज़ बैचिंग। तो इट रेफर्स टू द कंट्रोलिंग द क्वांटिटी हम लोग कंट्रोल करते हैं ऑफ ईच मटेरियल इनटू कंक्रीट। कंक्रीट में क्वांटिटी को कंट्रोल करने का काम होता है बैचिंग। दो तरीके से बैचिंग की जाती है, वे बैचिंग, वॉल्यूम बैचिंग। प्रेफर हम लोग वे बैचिंग करते हैं। क्यों, अभी बताएंगे आगे। वाटर इज़ ऑलवेज, अब देखिए कुछ चीज़ें क्या, जैसे कि वाटर जो है हमेशा केजी एंड लीटर्स इसमें मेज़र किया जाता है। सीमेंट मेजर्ड बाय वेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द बैचिंग मेथड, मतलब चाहे वॉल्यूम बैचिंग कर रहे हों चाहे वे बैचिंग कर रहे हैं, सीमेंट हमेशा वे बाय वेट हम लोग मेज़र करते हैं। फॉर क्वालिटी कंट्रोल, अब देखिए ये जो दो टेबल है, ये दो डिफरेंट क्वेश्चन से मिले थे हमको, तो हमने दोनों लिख दिए हैं कि अगर क्वालिटी कंट्रोल कीवर्ड आ गया, ये कीवर्ड याद रखिएगा कि अगर क्वालिटी कंट्रोल आता है और बोल दे कि फॉर क्वालिटी कंट्रोल एग्रीगेट सीमेंट एंड वाटर मेजर्ड विथ एक्यूरेसी, तो अगर तीनों एक साथ पूछ दिया है तो +-3%। और अगर एज पर IS कोड पूछा हो और बारी बारी एक एक के बारे में पूछा है, तो सीमेंट के लिए याद करिए कि एक्यूरेसी +-2% होनी चाहिए, एग्रीगेट के लिए +-3% और वाटर के लिए भी +-3%। एग्रीगेट में दोनों आ जाएगा, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, और एडमिक्सचर के लिए +-5%। तो ये बैचिंग की एक्यूरेसी है कि मेजरमेंट इस प्रकार से होना चाहिए। फिर देखिए गेज बॉक्स क्या होता है। गेज बॉक्स होता है स्टैंडर्ड बॉक्स यूज्ड इन वॉल्यूम बैचिंग। वॉल्यूम बैचिंग में जो बॉक्स मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, स्टैंडर्ड बॉक्स, उसको हम लोग गेज बॉक्स कहते हैं। तो हमने शुरुआत में बोला था कि वॉल्यूम बैचिंग हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम लोग ने पढ़ा होगा सैंड बल्किंग प्रोसेस। सैंड बल्किंग क्या होता है कि कुछ 5 to 6% मॉइस्चर की वजह से वॉल्यूम में चेंज हो जाता है, सैंड में वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, तो दैट इज़ सैंड बल्किंग। अब जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी तो हम लोग जो मेज़र किए हैं वॉल्यूम और जो आ रही है उसमें क्या कहते हैं, कंट्राडिक्शन हो जाएगा। इसीलिए वॉल्यूम बैचिंग हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं। तो बैचिंग हो गई, हमने क्या कहते हैं एक प्रोपोर्शन में क्वांटिटी को, मटेरियल, हर एक मटेरियल की क्वांटिटी को रख लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मिक्सिंग करना है, पानी डाल के मिक्स करेंगे। अब देखिए जनरली जो हम लोग मिक्सर वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसको 2 मिनट के लिए मिक्सिंग करते हैं और 2 मिनट में 20 रिवॉल्यूशन उसको घुमाते हैं। जो हमारा आप देखे होंगे गाड़ी वगैरह पे ऐसे ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर सा रहता है और वो घूमता रहता है। आप लोग देखे होंगे, अगर किसी के घर में ढलाई वलाई हो रही होगी या रोड साइड कहीं पे ढलाई वलाई होती है तो उसमें ऐसे ड्रम टाइप का बंधा रहता है और ये घूमता रहता है और उसी में लोग डालते जाते हैं गिट्टी और क्या कहते हैं सीमेंट और पानी, ये सब डालते रहते हैं। तो उसकी जो रिवॉल्यूशन है 10 रिवॉल्यूशन पर मिनट के हिसाब से रिवॉल्व होता है। 2 मिनट तक हम लोग रिवॉल्यूशन करते हैं हर एक बैच का, ताकि प्रॉपर मिक्स बने। ठीक है, मिक्सिंग 2 मिनट से कम अगर हो गई, 2 मिनट से कम हो गई तो पुअर क्वालिटी ऑफ कंक्रीट बनेगा, पुअर क्वालिटी कंक्रीट बनेगा। अप टू 2 मिनट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लेकिन मोर देन 2 मिनट हो गई तो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, मतलब मिक्स अनइकोनॉमिकल हो गया। ज़्यादा आपने रिवॉल्व कर दिया और स्ट्रेंथ में कुछ खास इंप्रूवमेंट हुआ नहीं और आपका पावर कंजप्शन ज़्यादा हो गया तो अनइकोनॉमिकल हो गया। ठीक है, स्ट्रेंथ भी रिड्यूस हो जाएगी ड्यू टू वेपराइजेशन ऑफ वाटर, स्ट्रेंथ भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, फिर बात आती है कि जैसे हम लोग घर में देखे होंगे जो छोटे मोटे काम होते हैं वहाँ पे मिस्त्री हाथ से ही और अपनी टॉवेल लेके, जो कन्नी जिसे बोलते हैं, उसको लेके मिक्स करता है। तो जो हैंड मिक्सिंग है वो 4 मिनट तक करी जा सकती है। ये तो मिक्सर में थी 2 मिनट तक, हैंड मिक्सिंग 4 मिनट तक की जा सकती है और
10% एक्स्ट्रा सीमेंट इसमें ऐड करते हैं, इसमें 10% एक्स्ट्रा सीमेंट ऐड करते हैं हैंड मिक्सिंग में। फिर बात करते हैं टाइप ऑफ मिक्सर्स। मिक्सर्स के टाइप कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, देखते हैं, आइए। सबसे पहले है टिल्टिंग टाइप मिक्सर। ये लार्ज वर्क के लिए होता है, जिसमें इसमें जो एग्रीगेट इस्तेमाल होती है वो 75 mm से बड़ी एग्रीगेट इस्तेमाल होती है। नॉन टिल्टिंग टाइप मिक्सर, ये स्मॉलर वर्क में होता है, इसमें 75 mm से कम के एग्रीगेट इस्तेमाल होते हैं। नॉन टिल्टिंग में जैसे पैन एक्स मिक्सर एग्जाम्पल है। फिर मिक्सर का स्पेसिफिकेशन देखिए दो तरीके से, जैसे 370/310 लिखा है, तो 370 का मतलब है कि हमने वॉल्यूम जो ऐड कर सकते हैं हम लोग 370 तक वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं, और जो हमको मिलेगा वो 310 का वॉल्यूम मिलेगा, रिड्यूस वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है। अब ये हो गया, मिक्सिंग हो गई। सबसे पहले बैचिंग किया, प्रॉपर प्रोपोर्शन में रखा, उसके बाद उनको मिक्स कर लिया। अगर हैंड मिक्स कर रहे हैं तो 4 मिनट के लिए, और मतलब मिक्सर द्वारा मिक्स कर रहे हैं तो 2 मिनट के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ करना है, जहाँ भेजना है वहाँ। अब देखिए कई तरह के हमारे कंस्ट्रक्शन साइट हो सकते हैं, कई तरह का प्रोसेस हो सकता है, तो डिफरेंट तरह के ट्रांसपोर्टेशन, जैसे हो सकता है कि आप ग्राउंड पे कंक्रीट बना रहे हो और अंडरग्राउंड कहीं पे भेजना है, वाटर लेवल के नीचे भेजना है कहीं पे, तो वहाँ पाइप की मदद से भेजेंगे। फिर अगर हो सकता है, दूसरा केस ये है कि जैसे कि क्या कहते हैं, कोई हम ग्राउंड लेवल पे कंस्ट्रक्शन, हमारा कंक्रीट मेकिंग हो रहा है और हमें हाई राइज बिल्डिंग करना है, तो हम वहाँ पे कैसे ले जाएंगे, तो वहाँ उसके लिए अलग ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म होगा। तो ऐसे करके डिफरेंट केस और डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म हम देखते हैं बारी बारी एक। सबसे पहला है स्किप एंड होस्ट। स्किप एंड होस्ट वही हाई राइज बिल्डिंग के लिए, जहाँ अगर आप ग्राउंड लेवल पे आपका कंक्रीट बन रहा है और आपको हाई राइज बिल्डिंग में ले जाना है। फिर आता है शूट स्पिलवे, स्पिलवे बोल दिया क्योंकि शूट स्पिलवे भी होता है। शूट मेथड में क्या होता है कि यूज टू ट्रांसपोर्ट कंक्रीट बिलो द ग्राउंड लेवल के नीचे अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो हम लोग को शूट की मदद से करना होगा। सो एज टू रिड्यूस द हाइट ऑफ फॉल, ये इसलिए करते हैं ताकि अगर हम लोग ज़्यादा हाइट है तो हाइट ऑफ फॉल डिक्रीज़ हो, क्योंकि अगर ज़्यादा हाइट से भी गिरा देंगे तो ये भी हमारा क्या कहते हैं, ये प्लेसिंग में हम लोग देखेंगे कि ज़्यादा हाइट से गिराने पे भी कंक्रीट अपने में कॉम्पैक्ट होकर सेट हो जाता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। फिर आता है तीसरा केस, बेल्ट इज कन्वेयर। अगर ये इट इज़ यूज टू व्हेन कंक्रीट इज टू बी ट्रांसपोर्टेड कंटिन्यूसली टू एन इनएक्सेसिबल एरिया, वहाँ जहाँ हम पहुँच नहीं सकते वहाँ पे हमको लगातार क्या कहते हैं कंक्रीट को सप्लाई करना हो तो बेल्ट कन्वेयर है। फिर कंक्रीट शुड बी स्टिफ इन केस हैविंग स्लम्प नॉट ग्रेटर देन 50 mm। बेल्ट कन्वेयर के केस में कंक्रीट का स्लम्प जो होना चाहिए वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50 mm होना चाहिए, स्टिफ होना चाहिए कंक्रीट हमारा। फिर आता है कंक्रीट पंप कहाँ के लिए, टनल वाला वगैरह, कि जहाँ टनल वर्क है, ठीक है, वहाँ पे कंक्रीट पंप की मदद से हम लोग भेजते हैं। बेस्ट मेथड होता है ट्रांसपोर्टेशन का, पंपिंग जो है ये हमारा बेस्ट मेथड होता है। इसमें जो वर्केबिलिटी चाहिए हमको, उसमें कॉम्पैक्शन फैक्टर होनी चाहिए 0.90 to 0.92। स्लम्प के फॉर्म, डायमीटर ऑफ पाइप की बात करें तो डायमीटर ऑफ पाइप जो होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए 100 to 200 mm। और बाय पंपिंग मेथड कंक्रीट इज ट्रांसपोर्टेड 400 मीटर इन हॉरिजॉन्टल। ये बाकायदा क्वेश्चन से है कि पंपिंग मेथड में जो कंक्रीट ट्रांसपोर्ट होता है वो 400 मीटर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, 80 मीटर वर्टिकल डायरेक्शन में कंक्रीट को हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये कंक्रीट का पंपिंग मेथड है। फिर आगे बढ़ते हैं कि प्लेसिंग क्या है भाई, कि कैसे हम लोग रखेंगे, मतलब प्लेस कैसे करेंगे, सरफेस पे प्लेस कैसे करेंगे। तो इसका 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि हाइट ऑफ फॉल शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.5 मीटर, हाइट ऑफ फॉल शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.5 मीटर होना चाहिए। एंड प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट अंडर वाटर इज डन बाय ट्रीमी पाइप। ये ट्रीमी पाइप याद कर लीजिए, इससे बहुत पूछता है, ठीक है। ट्रीमी पाइप का क्या काम है, प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट अंडर वाटर प्लेसिंग जो करनी हो कंक्रीट की वो ट्रीमी पाइप से होती है। स्लम्प वैल्यू ट्रीमी पाइप में 150 से 200 mm तक की स्लम्प वैल्यू होनी चाहिए, वर्केबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। फिर अब हमने क्या कहते हैं बैचिंग कर ली, फिर हमने बैचिंग के बाद क्या किया, मिक्सिंग कर लिया, मिक्सिंग करने के बाद ट्रांसपोर्ट कर दिया जहाँ तक उसको भेजना है, ट्रांसपोर्ट करने के बाद प्लेस भी कर दिया, प्लेसिंग कर ली। अब अगला काम क्या है, प्लेस करने के बाद कॉम्पैक्शन।
डिज़ायर्ड डेंसिटी या डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ तक हम उसको कॉम्पैक्ट करें। तो कॉम्पैक्शन में हम लोग जानते हैं कि इंट्रैप्ड एयर को रिमूव किया जाता है। अब देखिए एयर दो तरह की, एक इंट्रैप्ड जो पहले से थी उसको रिमूव कर रहे हैं, और एक इंट्रेंड एयर जो होती है वो हम लोग क्या कहते हैं, बाकायदा इंटेंशनली डालते हैं। अब देखिए लिखा है यहाँ पे, इंट्रेंड एयर इज कंपेरेटिवली स्मॉलर इन साइज, ये स्मॉलर इन साइज होती है दैन इंट्रैप्ड एयर के कंपेरिजन में, एंड इज प्रेजेंट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द कॉन्क्रीट मास। इट इज़ टू प्रोवाइडेड इन द कॉन्क्रीट इंटेंशनली हम लोग डालते हैं इंट्रेंड एयर। जैसे एयर इंट्रेनिंग एजेंट आपने सुना होगा सीमेंट में, उसका भी काम यही है एयर इंट्रेनिंग एजेंट का, कि इंट्रेंड एयर को डालें। अब इंट्रेंड एयर क्या करेगा, ये पार्टिकल के बीच में जाके छोटा पहुंच जाएगा। अब वो एक तरह से क्या कहते हैं, मोर वर्केबल कर देगा पार्टिकल्स को, और उसको स्लाइड करने में और आसानी होगी, तो वो वर्केबिलिटी इन्हेंस कर देगा। तो इंट्रेंड एयर अच्छी चीज़ है, इंट्रैप्ड एयर अच्छी चीज़ नहीं है। इंट्रैप्ड एयर को हटाया जाता है। तो अब देखिए, अब ये इंट्रैप्ड एयर के लिए बारे में बात है कि प्रेजेंस ऑफ इवन 5 to 10% ऑफ वॉइड इन हार्डन कॉन्क्रीट लेफ्ट ड्यू टू इनकम्प्लीट कंपैक्शन में रिजल्ट इन डिक्रीज इन स्ट्रेंथ। तो देखिए, अगर 5 से 10% भी क्या कहते हैं वॉइड होगा ना, तो हमारा डिक्रीज इन स्ट्रेंथ होगा कितना, 30 से 60% क्या कहते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 5 से 10% अगर वॉइड रह गया तो 30 से 60% हमारा स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं कॉम्पैक्शन करते कैसे हैं, मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन। तो मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन में देखिए, मैनुअल मेथड, वही बाय प्रेशर एंड इम्पैक्ट। हम लोग देखेंगे पुराने लोग धम हैमर टाइप का कोई चीज़ रहता है उसको पटकते हैं, ठीक है, तो बाय प्रेशर एंड इम्पैक्ट। सेंट्रीफ्यूगेशन में एक क्या कहते हैं, बीच पॉइंट के हिसाब से घुमा देते हैं, तो आउटर डायरेक्शन में कंक्रीट जाके कॉम्पैक्ट हो जाता है अपने एक दूसरे से लड़के। फिर मैकेनिकल वाइब्रेटर्स आते हैं, जैसे सबसे पहला है नीडल वाइब्रेटर, जिसे इंटरनल वाइब्रेटर भी कहते हैं। ये मास कंक्रीटिंग में इस्तेमाल होता है, जैसे जिनकी चौड़ाई ज़्यादा है तो उसमें एक नीडल टाइप का वाइब्रेटर, अगर आप लोग बीम की ढलाई देखे होंगे तो नीडल टाइप का वाइब्रेटर उसमें डाल देते हैं और वो कंक्रीट को कॉम्पैक्ट कर देता है वहाँ के। अगर मुझे कोई वीडियो मिलेगा तो मैं शेयर करूँगा आपको शॉर्ट्स के थ्रू कि नीडल वाइब्रेटर काम कैसे करता है, ठीक है। तो उसमें अधिकतर बीम, स्लैब, कॉलम, स्पेशली जिसकी डेप्थ अधिक होती है उसमें इस्तेमाल होता है ये, तो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, ये अधिकतर इस्तेमाल होता है। फिर आता है फॉर्म वाइब्रेटर, इसे एक्सटर्नल वाइब्रेटर कहते हैं। ये थिन सेक्शन और हैवली रेनफोर्स्ड, में इस्तेमाल होता है। जो हैवली रेनफोर्स्ड है और थिन है, जहाँ पे ये नीडल वाइब्रेटर नहीं जा सकता। सरफेस वाइब्रेटर या स्क्रीड बोर्ड वाइब्रेटर, ठीक है, ये रोड सरफेसेस के लिए या प्लेन कंक्रीट पेमेंट के लिए जिसकी डेप्थ 150 से 200 mm के बीच में है। फिर टेबल वाइब्रेटर होते हैं, टेबल वो हिलता डुलता टेबल रहता है, उसी पे कंक्रीट रख देते हैं, वो अपने आप पोजीशन ले लेता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कॉम्पैक्शन भी हो गया, कॉम्पैक्शन के बाद फिनिशिंग। अब हम लोग को फिनिशिंग देना है, सब कुछ हो गया, फिनिशिंग देना है। फिनिशिंग के लिए क्या करते हैं, सब 3 चीज़ें, स्क्रीडिंग, फ्लोटिंग, ट्रॉवलिंग, और इसी ऑर्डर में भी है। सबसे पहले स्क्रीडिंग, फ्लोटिंग, देन ट्रॉवलिंग। तो स्क्रीडिंग में क्या है, स्क्रीडिंग ऑफ एक्सेस कंक्रीट टू ब्रिंग द टॉप सरफेस अप टू प्रॉपर ग्रेड। टॉप सरफेस को प्रॉपर ग्रेड पे ला के रखना इज कॉल्ड स्क्रीडिंग, ठीक है। एक्सेस कंक्रीट जो इधर उधर निकला होगा कंक्रीट उसको निकाल देंगे और टॉप सरफेस को प्रॉपर ग्रेड पे ला के छोड़ देंगे, ये स्क्रीडिंग कहलाता है। फिर दूसरा है फ्लोटिंग, फिर जो उसके बाद इरेगुलरिटीज़ बनती हैं, रिमूविंग ऑल द इरेगुलरिटीज़ ऑन द कंक्रीट सरफेस विच आर लेफ्ट आफ्टर स्क्रीडिंग। इट इज़ डन बाय, इसका की पॉइंट एक जो पूछा जाता है कि करते किससे हैं, वुडन फ्लोट से। वुडन फ्लोट की मदद से हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोटिंग करते हैं। फिर लास्ट ऑप्शन है ट्रॉवलिंग में क्या है, ट्रॉवलिंग में फाइनल ऑपरेशन है और इसमें एक्सेस वाटर डन आफ्टर ऑल एक्सेस वाटर हैज़ बिन इवेपोरेटेड बाय स्टील फ्लोट। तो ये स्टील फ्लोट से इस्तेमाल होता है, इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ऑर्डर यही है, स्क्रीडिंग, फ्लोटिंग, ट्रॉवलिंग, ठीक है। एंड सेकेंड लास्ट है शायद, नहीं लास्ट, ठीक है। लास्ट क्योरिंग क्या है, क्योरिंग आप लोग देखे होंगे, घर किसी का बनता है तो आप देखे होंगे अगर दीवार बनाए तो आदमी पाइप लेके उस पर पानी डाल रहा होता है, दैट इज़ क्योरिंग। या छत बनी है तो छत के ऊपर पॉन्डिंग कर देता है, पानी छोड़ देता है गिरा के,
दैट इज़ क्योरिंग। क्योरिंग क्यों करता है ऐसा? ताकि जो हाइड्रेशन रिएक्शन हो रहा है, पानी कहीं ख़त्म ना हो जाए और प्रॉपर हाइड्रेशन के लिए वाटर बचे ही ना, ऐसा सीन ना बचे। तो प्रॉपर हाइड्रेशन होता रहे, कैपिलरी पोर्स सेचुरेटेड रहे कंक्रीट के बीच की। तो इसलिए क्या कहते हैं, पानी के हमेशा रेगुलर इंटरवल पे या कुछ समय के लिए लगातार पानी के कांटेक्ट में उसको बनाए रहते हैं। तो जनरली क्योरिंग इज़ डन फॉर 3 वीक्स, और अगर बहुत जल्दी है तो इन नो केस 10 दिन से तो कम नहीं होनी चाहिए, इन नो केस फॉर लेस देन 10 डेज। ठीक है। टेम्परेचर ड्यूरिंग क्योरिंग 5 to 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ह्यूमिडिटी 90%। ठीक है। और अगर कंक्रीट को हम क्योर कर देंगे 1 मंथ के लिए, मतलब बहुत दिन के लिए क्योर कर दिए, तो इसकी स्ट्रेंथ नियरली डबल हो जाती है, नियरली डबल देन दैट ऑफ कंक्रीट विच इज़ एक्सपोज टू एयर। मतलब उस कंक्रीट के करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्ट एक्सपोज टू एयर है उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ डबल हो जाती है। फिर बात आती है कि सीमेंट टाइप और क्योरिंग पीरियड। अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है OPC तो 7 दिन, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है तो 3 से 7 दिन, और लो हीट सीमेंट है, लो हीट सीमेंट में लॉन्गर पीरियड तक क्योरिंग करते हैं। तो शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए हमें याद रख लेना है कि रैपिड हार्डनिंग कंक्रीट। ठीक है। ऑब्जेक्टिव हमने अभी शुरुआत में भी बताया, यहाँ पे भी जान लीजिए कि क्या ऑब्जेक्टिव है, टू कीप द कैपिलरी पोर्स सैचुरेटेड टू इंश्योर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट अच्छे से होता रहे ताकि, तो इसलिए कैपिलरी पोर्स सैचुरेटेड रहे, इसलिए हम लोग करते हैं। फिर दूसरा क्या है, टू इम्प्रूव वियर रेजिस्टेंस, इससे वियर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एंड टू प्रिवेंट लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम कंक्रीट, लॉस ऑफ मॉइस्चर जो हो रहा है कंक्रीट का, उसको प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम कंक्रीट ड्यू टू इवेपोरेशन और एनी अदर रीजन, मतलब किसी भी कारण से या इवेपोरेशन की वजह से जो लॉस ऑफ मॉइस्चर हो रहा है, मॉइस्चर जो उड़ जा रहा है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्योरिंग करते हैं। पहले से पानी भर देंगे, जैसे मान लीजिए छत है, ये आपकी छत है और इसके ऊपर ऐसे बना के इसमें पानी भर दिए, तो जो अंदर का पानी है कैपिलरी पोर्स तो सैचुरेटेड रहेंगे ही, और जो इवेपोरेशन या अदर रीजन से लॉस ऑफ वाटर हो रहा है तो पहले यहाँ से होगा तो वो भी बच जाएगा। तो ये सब क्योरिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं या फ़ायदे कह लीजिए हैं। ठीक है। फिर मेथड ऑफ क्योरिंग भी होता है, कई तरह का मेथड है, ज़रूरी नहीं कि केवल पानी भरने से, कई तरह के मेथड होते हैं। जैसे पहले नाम देख लेते हैं, शेडिंग ऑफ कंक्रीट या वाटर पॉन्डिंग, जो पानी भरते हैं। गनी बैग्स, गनी बैग्स मतलब बोरे के बैग, बोरा जो होता है उसको गीला करके उसके ऊपर रख देते हैं। स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, मेम्ब्रेन क्योरिंग, स्टीम क्योरिंग। ठीक है। अब बारी बारी देखते हैं। शेडिंग ऑफ कंक्रीट उसके लिए होता है जैसे लार्जर कंक्रीट सरफेस, जैसे रोड स्लैब है या रूफ स्लैब है, रोड स्लैब बोलो या रूफ स्लैब बोलो, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, लीव बना के, जैसे खेत में पानी डालते हैं वैसे पानी डाल के छोड़ देंगे। ठीक है। वो ये याद रखना जरूरी है कि वाटर पॉन्डिंग या शेडिंग ऑफ कंक्रीट वर्क कहाँ हो रहा है, लार्ज कंक्रीट सरफेस लाइक रोड स्लैब। गनी बैग्स कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, फॉर स्ट्रक्चरल कंक्रीट, कि बोरे से ढक दिया जाएगा। वैसे मैंने कई जगह रोड पे भी देखा है कि लोग पॉन्डिंग करने के बजाय गीले बैग्स, मतलब गीले बोरों को उनके रोड के सरफेस पे, कंक्रीट रोड के सरफेस पे चिपकाए ऐसे छोड़ देते हैं। अगर मुझे अभी कहीं मिलेगा तो मैं उसका फ़ोटो ज़रूर शेयर करूँगा आप लोग के साथ। ऐसे रोड पे चिपका देते हैं, और वो रोड क्या कहते हैं, पहले बोरा सूखता है तो पहले बोरा में से, ये बोरा बोलूँ या बैग बोलूँ जो भी बोलूँ, उससे क्या कहते हैं पानी इवेपोरेट होगा, फिर यहाँ पे जाके कहीं इवेपोरेशन होगा तो प्रॉपर हाइड्रेशन रिएक्शन होगा। तो स्ट्रक्चरल कंक्रीट के लिए गनी बैग्स। स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर कहाँ होता है, वर्टिकल सरफेस। अब वर्टिकल सरफेस जैसे वॉल है, आप लोग देखे होंगे कि आदमी का घर बनता है तो अपने दीवारों पे पानी डाल रहा होता है, तो वॉल पे गनी बैग्स तो लगा नहीं सकते, गिर जाएगा, ना ही उस पर पॉन्डिंग कर सकते हैं, उस पर स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर होता है। मेम्ब्रेन क्योरिंग एट द प्लेस ऑफ वाटर स्कार्सिटी, जैसे हिली एरियाज है जहाँ पानी की कमी है ना, या पानी पहुँचाने में दिक्कत है, ठीक है, तो वहाँ पे मेम्ब्रेन क्योरिंग, किसी मेम्ब्रेन से ढक देंगे। स्टीम क्योरिंग भी होती है, स्टीम क्योरिंग प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन में होती है। स्टीम क्योरिंग को थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे अभी हम लोग, तो स्टीम क्योरिंग प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन के लिए होती है। और देख लेते हैं, ठीक है, हाँ, अब लास्ट ही चल रहा है। और क्या है, एप्लीकेशन ऑफ क्योरिंग कंपाउंड्स लाइक बिटमिन। क्योरिंग कंपाउंड क्या क्या है देखिए, किस किस तरह के, बिटमिन, वैक्स, एक्राइलेट्स, क्लोरिनेटेड रबड़, सोडियम सिलिकेट, वाटर ग्लास जिसे बोलते हैं, लिंसीड ऑयल, ये सब क्योरिंग कंपाउंड है। दिस कंपाउंड्स मेक अ फिल्म ओवर द पोर्स एंड सील द सरफेस वॉइड्स, सरफेस वॉइड्स को सील कर देता है जिससे इवेपोरेशन नहीं होता है। अब आते हैं स्टीम क्योरिंग को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं।
एक्सेलरेटेड क्यूरिंग इसे बोलते हैं, या स्टीम या इंफ्रारेड क्यूरिंग बोलते हैं। अब देखिए ये अधिकतर प्रीकास्ट में होता है, इसकी वजह से रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन जो होता है वो बढ़ जाता है, रेट बढ़ जाता है। तो देखिए कंक्रीट एक्सपोज टू स्टीम एट 93 डिग्री सेल्सियस इधर एट लो और हाई प्रेशर, मतलब कंक्रीट को हम लोग स्टीम के पे वो छोड़ देते हैं, मतलब एक्सपोज कर देते हैं एट 90 डिग्री सेल्सियस, एट 93 डिग्री सेल्सियस और हाई या लो प्रेशर पे। फिर होता क्या है कि फॉर कंक्रीट विथ वाटर सीमेंट रेशियो रेंजिंग फ्रॉम 0.3 to 0.7 द रेट ऑफ स्ट्रेंथ अचीव बाई यूजिंग, यहाँ पे मैंने शायद स्टेटमेंट इनकम्प्लीट लिखा है, द रेट ऑफ स्ट्रेंथ अचीव बाई स्टीम क्यूरिंग इज मोर, ये इज मोर कि रेट ऑफ स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है। फिर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ घट बढ़ जाएगी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ वही रहेगी। स्टीम क्यूरिंग डज नॉट अफेक्ट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ना, स्टीम क्यूरिंग जो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ को नहीं अफेक्ट कर रहा है, बट शीयर स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टीम क्यूरिंग की मदद से, मतलब वजह से शीयर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट रिड्यूस हो जाता है, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ वही का वही रहता है लेकिन शीयर स्ट्रेंथ घट जाता है। परमेबिलिटी ऑफ स्टीम क्योर कंक्रीट इज़ मोर। अब देखिए होता क्या है, जैसे आप भी फील कर सकते हैं कि कोई एक कंक्रीट है उसके बीच में पानी है ना, अब वो ज़्यादा तेज़ी से टेम्परेचर देके या स्टीम देके या इंफ्रारेड रेज देके उड़ा दें पानी को, तो वो पोर्स क्या कहते हैं सेटल हो, मतलब पोर्स अपने आप को ख़त्म करने में नहीं हो पाएंगे। धीमे धीमे पानी उड़ता तो पोर्स ख़त्म हो जाते, लेकिन फास्ट पानी हटा देंगे, फास्ट पानी उड़ा देंगे तो पोर्स बन जाएंगे, तो पोर्स बन जाएंगे तो परमेबिलिटी ज़्यादा होती है स्टीम क्योर्ड कंक्रीट की। इसीलिए बोला जाता है कि स्टीम क्योर्ड कंक्रीट की परमेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मॉइस्ट क्योर्ड कंक्रीट, ठीक है। और रैपिड गेन ऑफ स्ट्रेंथ हम लोग सुन ही लिए कि रैपिड गेन ऑफ स्ट्रेंथ कैन बी ऑब्जर्व इन, हाँ स्टीम और इंफ्रारेड में भी, इंफ्रारेड में ज़्यादा रैपिड गेन ऑफ स्ट्रेंथ है, ठीक है। स्टीम और इंफ्रारेड में भी, इंफ्रारेड में ज़्यादा रैपिड गेन ऑफ स्ट्रेंथ है। सो इन दिस वे टोटल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट हो गया। एक मैं फ्लो चार्ट के थ्रू आप लोग को समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हम लोगों ने बैचिंग की थी, वो वॉल्यूम या वेट बैचिंग आप देख लेंगे, ज़्यादा अच्छी वेट बैचिंग होती है। दूसरे नंबर पे हमने क्या किया था, दूसरे नंबर पे हमने मिक्सिंग की। मिक्सिंग करने के बाद ट्रांसपोर्टेशन कई तरह के थे, इधर पाइप, इधर क्या कहते हैं बेल्ट कन्वेयर, कई टाइप के थे। ट्रांसपोर्टेशन के बाद प्लेसिंग में हम लोगों ने देखा क्या कहते हैं 1.5 मीटर से ज़्यादा हाइट से नहीं छोड़ना है। फिर प्लेसिंग के बाद कॉम्पैक्शन था, कॉम्पैक्शन में भी कई तरह के थे, कॉम्पैक्शन नीडल कॉम्पैक्टर था, फिर सरफेस कॉम्पैक्टर था, कई तरह के कॉम्पैक्शन थे। कॉम्पैक्शन के बाद फिनिशिंग थी, फिनिशिंग में तीन स्टेप थे। और फिर क्या कहते हैं फिनिशिंग के बाद लास्ट था क्योरिंग में क्या कहते हैं हम लोग पानी डाल रहे थे ताकि स्ट्रेंथ बढ़ जाए। तो ये एक फ्लो चार्ट है, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक फ्लो चार्ट है जिस पूरा क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट को एक्सप्लेन करता है। तो हमारा आज का थोड़ा ये वीडियो लंबा हो गया, होप करता हूँ आपको ये अच्छा लगा हो। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ें। बीएमसी की प्लेलिस्ट चल रही है, ये कंक्रीट का दूसरा वीडियो था। इसके बाद अगला वीडियो है प्रॉपर्टीज़ में इंपॉर्टेंट सबसे ऊपर है, सबसे पहली प्रॉपर्टी वर्केबिलिटी, उसके बारे में हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। वो भी एक लंबी वीडियो हो सकती है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप रिवीजन करिए। धन्यवाद।